हाँ बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन में जो पढ़ा था, 1 मिनट में रिवाइज कर लो ज़रा। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब देख लिया था। डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड यूनिट्स, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। कई क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट की थी हम लोगों ने। कुछ पॉपुलर क्वांटिटी होती है, उनकी डायमेंशन याद करनी चाहिए ना हमें, तो वो डायमेंशन याद करनी होती है। साथ में एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया गया था कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है, तो वो याद करना आपको। लिखा होगा सबके पास कि कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जो डायमेंशन लेस हैं। लास्ट में सबसे ये पढ़ा था कि कोई भी अगर फार्मूला गिवन है, किसी फार्मूले की हेल्प से किसी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाली जाती, ये सिखाया गया था। सीखा था हम लोगों ने कि अगर कोई फार्मूला गिवन है, उसकी हेल्प से किसी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। उसी का आगे आज हम लोग देखेंगे कुछ और क्वांटिटी की डायमेंशन जिनकी आपको डायमेंशन याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी क्वांटिटी हैं, सबकी डायमेंशन याद तो कर नहीं सकते हैं, तो निकालना भी आना चाहिए। तो कुछ क्वांटिटी की डायमेंशन अभी और कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फाइंड आउट, टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। जानते हैं सब लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, और भी कुछ चीज़ें जो पॉपुलर हैं जिनको याद करना चाहिए, हमें रट लेना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं हम। जहाँ कन्फ्यूजन होता है तो जो गलत होता है ना, उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। आर सी, आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल अपॉन आर, एल का मतलब इंडक्टेंस, लेंथ नहीं, इंडक्टेंस। आर का मतलब रेजिस्टेंस। एल सी, एल का मतलब इंडक्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ये म्यू नॉट जानते हैं सभी लोग, म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस। उनकी डायमेंशन याद नहीं कर सकते हम लोग, बट इसकी डायमेंशन याद की जा सकती है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। जिसके नीचे अंडरलाइन किया ना हमने, ये चीज़ें आप जरूर याद करोगे। To find out the dimensional formula of resistance, resistivity, रेजिस्टिविटी को हिंदी में प्रतिरोधकता बोलते हैं, या फिर बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्मा। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, थोड़ा बहुत याद होगा। लेटेंट हीट आइस की क्या होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो वो सब याद, कभी अगर किया होगा क्वेश्चन तो याद हो जाता है सब चीज़ें। इतने का कम से कम आपको और डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्या था, रेजिस्टेंस।
अब या तो रेजिस्टेंस का फार्मूला मालूम हो हमें, सुनो हमें, या तो रेजिस्टेंस का फार्मूला मालूम हो तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे, या क्वेश्चन में दिया हो तो आप पता कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में तो यहाँ दिया नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला कोई एक आदमी बता सकता है इसमें से? रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल अपॉन ए, सही है, फार्मूला बिल्कुल सही है। बट रेजिस्टेंस का फार्मूला तभी आप निकाल पाओगे ना जब लेंथ की डायमेंशन मालूम हो, एरिया की डायमेंशन मालूम हो। इन दोनों की तो पता है। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। ये क्या है? अरे डेंसिटी नहीं, ये है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है, तो इसकी डायमेंशन पता है क्या हमें? नहीं पता है, तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई फिर। तो ये फार्मूला लगाना सही है, V अपॉन आई, R इजकल टू V अपॉन आई। बस यही सीखना है हमें कि फार्मूला कौन सा लगाएं। गलत फार्मूला लगा के फार्मूला सही लगाया, बट गलत जगह लगाया तो क्वेश्चन में फंस गया। तो लगेगा क्या कर तो सब सही रहे, आ क्यों नहीं रहे? अब देखो इन्होंने ये बताया R इजकल टू V अपॉन आई। अब इसकी डायमेंशन तभी निकाल सकते हो ना जब करंट की डायमेंशन पता हो, तो वो तो मालूम है हमें A से शो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, पता है? तो फिर एक और फार्मूला बनाना पड़ेगा फिर। तो एक फार्मूला निकालने के लिए 3 फार्मूले और हम अप्लाई करें, तो ये फार्मूला भी हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है ना। ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें कि रेजिस्टेंस आता हो और बाकी सबकी डायमेंशन तुम्हें याद हो। सोचो जरा, कोई ऐसा फार्मूला है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फार्मूला पढ़ते हैं, याद होगा, W इजकल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। याद है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला W इजकल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। अब ये बताओ, एनर्जी की डायमेंशन तो याद की होगी सबने, आई की डायमेंशन पता है, टाइम सबको मालूम है, केवल अननोन क्या है? R। निकल आएगा 2 मिनट में। करो सब लोग फटाफट। ऐसे लिखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इजकल टू, ये पहले दोनों वाले फार्मूले भी सही थे, गलत नहीं थे, बट वो हमें फंसा रहे थे क्वेश्चन को। क्या फार्मूला यूज करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। देयर फॉर R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इंटू टी। निकाल लो डायमेंशनल फार्मूला। अब एनर्जी की डायमेंशन याद होगी सबको? नहीं याद है तो कॉपी में देख के लिखना, बोर्ड पे देख के नहीं। ml स्क्वायर टी माइनस 2। देखो मैंने सही लिखा। करंट किससे शो करते हैं? ए स्क्वायर टाइम टी। क्या आ गया बेटा? m l स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1 a माइनस 2। अब इतना बड़ा फार्मूला याद कर सकते हैं क्या? नहीं याद कर सकते हैं, इसलिए निकालना आना चाहिए हमें। कोई भी चीज़ बार बार जब लिखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए लिखना भी जरूरी होता है हमें। आगे समझ में? अब एक कॉन्सेप्ट और आपको बता रहा हूँ, जिससे कभी अगर लॉजिक लगाओ या ट्रिक नहीं लगाते हैं हम लोग, तो उससे बिना किसी कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन बन जाता है। इसमें देखो ml स्क्वायर टी माइनस 3, ये टी माइनस 3 कैसे आया समझ में आएगा सबके? टी माइनस 2 ऊपर आएगा तो टी माइनस 3 a माइनस 2। जब भी इलेक्ट्रिसिटी में या मैग्नेट में, इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेट में अगर किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन पूछी जाती है तो उसमें हमेशा 4 चीज़ें आएंगी, m, l, t और a। इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वांटिटी यूज करते हैं, जो मैग्नेट में क्वांटिटी यूज करते हैं, जैसे म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, अलग अलग की बात करें तो हमेशा 4 क्वांटिटी आती हैं, m, l, t और a। सीक्वेंस लिखने का यही है, शुरू में अगर 2 की पावर पॉजिटिव है तो बाद में 2 की पावर जरूर नेगेटिव होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है कि स्टार्टिंग में 2 की पावर पॉजिटिव तो लास्ट में 2 की पावर जरूर नेगेटिव। शुरू में 2 की पावर नेगेटिव तो लास्ट में 2 की पावर पॉजिटिव होंगी डेफिनेटली।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चारों की पावर पॉजिटिव आ जाए, कभी ऐसा भी नहीं होगा कि चारों की पावर नेगेटिव आ जाए, कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि शुरू में 3 की पावर नेगेटिव और 1 की पॉजिटिव, या शुरू में 3 की पॉजिटिव 1 की नेगेटिव, कभी भी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा भी नहीं होगा कि L और T की पावर पॉजिटिव और M और A की नेगेटिव। क्या समझे आप? कि लिखने का सीक्वेंस M, L, T और A रखें तो शुरू में अगर 2 की पावर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बाकी 2 की पावर आगे वाली नेगेटिव होंगी। शुरू में अगर 2 की पावर नेगेटिव है तो डेफिनेटली आगे 2 की पावर पॉजिटिव होगी। अब कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कुछ बच्चे केवल लिखते ही है, केवल कैलकुलेशन करना जानते हैं, तो जो क्वेश्चन 1 सेकंड का बनाया गया, क्योंकि हर क्वेश्चन के टाइमिंग होती है कि ये क्वेश्चन बनाया गया उसका टाइम 1 सेकंड रख दिया गया, एक क्वेश्चन बनाया गया उसका टाइम 5 मिनट रख दिया गया, इस तरह से तब जाके आपको 45 क्वेश्चन फिजिक्स से मिलते हैं टाइमिंग के हिसाब से। ऐसा नहीं कि बना दिया जब तक मन करे तो करते रहो। तो अब देखो जरा, जब कोई ऑप्शन पूछा जाए, ऑप्शन दिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो ऐसे दिए आते हैं। पूछा उसने रेजिस्टेंस की डायमेंशन और फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है, देखना ध्यान से इधर। फर्स्ट ऑप्शन दिया है mL_T-2A, दूसरा ऑप्शन दिया है mL²T-3A, एक ऑप्शन दिया है mL3T और A, और एक ऑप्शन दिया है बेटा नन ऑफ दीज। अब या तो बैठ के आप कैलकुलेट करो, रेजिस्टेंस की डायमेंशन बैठ के निकालें, ये तो करोगे। रेजिस्टेंस की डायमेंशन बैठ के निकाली आपने, बड़ा टाइम लगा, आ गया इतना, फिर देखा कौन सा आंसर मैच कर रहा, देखा तो कोई नहीं मैच कर रहा, कौन सा ऑप्शन लगा दिया, नन ऑफ दीज। लेकिन अगर ये वाली ट्रिक पता है तुम्हें कि रेजिस्टेंस हो या इलेक्ट्रिसिटी में किसी की डायमेंशन निकालते हैं, 4 चीज़ें आती हैं, 4 हैं, शुरू में 2 की पावर पॉजिटिव, लास्ट में 2 की पावर नेगेटिव होती हैं, या शुरू में 2 की पावर नेगेटिव, लास्ट में 2 की पावर पॉजिटिव होती हैं, तो तुरंत चेक करो कि पहले की ऐसा तो नहीं है, इसमें ऐसा है क्या? नहीं है, इसमें 3 की पावर पॉजिटिव 1 की नेगेटिव, कभी होगा नहीं ऐसा। इसमें ऐसा है क्या? नहीं। इसमें ऐसा है क्या? नहीं। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तुरंत ऑप्शन लगा दिया। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो बताया वो याद रख लेना। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं डायमेंशन में भी जो आपको जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। सबने कर लिया ना? ये निकालो भाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टिविटी का निकाल लोगे कि नहीं, ये बताओ। अच्छा क्यों? रेजिस्टिविटी का निकाल लोगे कि नहीं? अभी फॉर्मूला बताया इन्होंने, R=ρL/A। आर का तो निकाल लिया तुमने, आर का तो निकाल लिया, अब रो का निकाल आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अब ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता हो। अब देखो हमारी बात सुनो ध्यान से, ये मत बताना V=I/R, ये नहीं बताएंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर फिर से फंसाने वाली, I के बारे में तो पता है, अब वहाँ तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। R की डायमेंशन याद कर सकते हैं क्या? नहीं याद कर सकते हैं। तो पहले R की निकालनी पड़ेगी ना तुम्हें डायमेंशन, उसके बाद तुम V की निकाल पाओगे। तो बड़ा नहीं हो गया क्वेश्चन? तो फिर से ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें कि केवल V अननोन हो, बाकी सबकी डायमेंशन पता हो तुम्हें। फिर से एक बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या फार्मूला बताया था? एक I²R×T, एक और फार्मूला याद होगा V×I×T। बोलो पढ़ा है कि नहीं? एक और फार्मूला पढ़ा होगा ना, W=V×I×T। अब यहाँ पर क्या अननोन है? V अननोन है, करो फटाफट फिर। V कितना आ गया? W/I×T। डायमेंशन निकाल लो आप, एनर्जी की डायमेंशन mL²T-2, करंट A, टाइम T, क्या आ गया रिजल्ट? mL²T-3A-1। जो हमने बोला तो ऐसा आ रहा कि नहीं? शुरू में 2 की पावर पॉजिटिव, लास्ट में 2 की पावर नेगेटिव।
साफ कर दूं? कर लिया सबने? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो सबकी डायमेंशन नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो यूजफुल हैं, उनके बारे में तो हमें याद होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती हो। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो रिक्वायर्ड हीट कैसे निकालते हैं, आवश्यक ऊष्मा कैसे निकालते हैं? Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, heat required to change the temperature, क्या फॉर्मूला बताया अभी हमने? Q बराबर Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अरे मालूम होगा ना, हीट एनर्जी को किससे शो करते हैं? Q से। Q इज इक्वल टू m मास होता है, S होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी क्या है? ये टाइम नहीं है, टेंशन भी नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। S बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। सही है कि नहीं? कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना खड़े होकर। कल भी हमने यही कहा था कि ऐसा नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा जाए केवल आप कॉपी करते रहो। अब ये क्या होता है? ये हीट एनर्जी है ना, कल बताया था वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, और एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन सेम। तो ये एनर्जी है, इसकी डायमेंशन क्या हो गई बेटा? ml स्क्वायर टी माइनस टू। नीचे क्या है? m, क्या हो गया? m टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन या थीटा शो करते हैं ना, याद है कल वाली बात? टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर केल्विन या थीटा से। क्या आ जाएगा? m से m कैंसिल हो गया तो बाहर क्या लिखोगे? m की पावर 0 l स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस 1। आया सबका? तो ये निकालना आना चाहिए, तुरंत निकाल लो जरा लेटेंट हीट, ये वाला। सबने कर लिया ना ये? मोलर हीट कैपेसिटी होता है तो उसकी यूनिट भी यही होती है ना, यहाँ बस मोल होता है मास की जगह, तो म्यू लिखते हैं यहाँ पर। उसकी यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, पर मोल होता है, पर ग्राम नहीं होता है। तो मोल को हम लोग ने म्यू से शो किया था, तो म्यू लिखते हैं हम लोग। ऐसे ही अगर कोई डाउट हो या कुछ अलग सोच रहे हो तो आप पूछ लिया करिए हमसे। लेटेंट हीट, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, जैसे आइस को मेल्ट कराना हो या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हीट की अलग ज़रूरत पड़ती है हमें। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। याद है किसी को फार्मूला? फार्मूला तो आपको याद ही नहीं होगा किसी का। Q बराबर m इंटू एल होता है। m क्या होता है? मास। L होता है लेटेंट हीट। अब निकालो L इजकल टू Q क्या है? हीट एनर्जी, पता है उसके बारे में?
ये एल है लेटेंट हीट, ध्यान रखना। तो एल इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन एम। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, हीट एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मास एम। रिजल्ट क्या आ गया, m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई प्रॉब्लम? फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला गिवन है क्वेश्चन में तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर फार्मूला नहीं दिया है तो प्रॉब्लम है फिर। आरसी, अब आरसी की डायमेंशन निकालना है तो बहुत मेहनत वाला काम है। फिर क्या करना चाहिए आपको, आर की डायमेंशन निकालो पहले, फिर सी की डायमेंशन निकालो, तब निकाल पाएंगे ना। क्यों बेटा, आर की डायमेंशन याद है क्या? नहीं याद है? याद होता तो फिर 1 सेकंड का क्वेश्चन ये भी था, बट वो याद नहीं हो पाएगा। याद करने की कोशिश मत करना और याद हो भी नहीं पाएगा। कैपेसिटेंस की डायमेंशन वो भी नहीं याद हो पाती है, इतना बड़ा है। तो फिर ऐसा फार्मूला ढूंढते हैं जिसमें आरसी आता है। तो फार्मूले तो याद नहीं हम लोगों को, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अगर आपने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ी है तो एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको आप समझने की कोशिश मत करो, ना ही ऐसे यूज करने की कोशिश करो। इनकी डायमेंशन याद कर लेना, आर सी एल अपॉन आर, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है और डायमेंशन बराबर होती है टाइम के। आर सी की डायमेंशन एल अपॉन आर की डायमेंशन टाइम के बराबर होती है। लिख लेते हैं यहाँ पर आर सी, इसकी डायमेंशन एल अपॉन आर, इसकी डायमेंशन बराबर होती है टी के। ये याद कर लेना। बच्चों को याद कराने के लिए ऐसे बोल दिया जाता है, ये लालू राम है, ये कालू राम है। तो लालू राम और कालू राम टाइम से आते हैं क्लास में। मतलब 2 बच्चे ऐसे हैं जो लालू राम कालू राम है, टाइम से आते हैं। तो ऐसे लिख सकते हो आप, लालू राम हो गया एल अपॉन आर, कालू राम हो गया सी आर, टाइम से आते हैं तो टाइम डायमेंशन हो गई। एलसी की डायमेंशन देखें जरा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एलसी। एक फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एफ इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अभी हमने एक बात कही थी कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हो तो ऐसा कोई फार्मूला, सुनो हमारी बात पहले, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हो तो या तो उस क्वांटिटी का फार्मूला तुम्हें पता हो, या फिर ऐसा कोई फार्मूला पता हो जिसमें वो क्वांटिटी आती हो, बाकी सब नोन हो हमारे लिए। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पता है, पाई की डायमेंशन क्या होती है? नहीं होती है। 2 की डायमेंशन नहीं होती है, तो ये तो बेकार हो गया। एलसी बचा, एलसी की डायमेंशन चाहिए हमें। तो ये अगर फार्मूला पता होता तो 1 सेकंड का काम है ये। तो फ्रीक्वेंसी एफ इजकल टू 1/2 पाई। सबसे पहला काम कल क्या बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, उसको हटा दो आप, तो 2 पाई गायब कर दो। अब जिसकी डायमेंशन चाहिए वो तो स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट हटना चाहिए। वो कैसे हटेगा? स्क्वायर कर लें, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/L इंटू सी। देयरफॉर L इंटू सी आ जाएगा 1/F स्क्वायर। बोलो सही है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LC। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या पढ़ाई थी? T-1। स्क्वायर है तो क्या हो गया? T-2। ऊपर लिखा तो क्या आ जाएगा? सही है, T की पावर -1 होल स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर हो
पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, t-2। पावर जब ऊपर से नीचे ट्रांसफर करते हैं साइन बदल जाता है और कुछ नहीं। आगे सबको तो किसकी किसकी डायमेंशन रटनी है आपको। L/R की टाइम होती है, RC की टाइम होती है, LC की क्या होती है, टाइम का स्क्वायर। एक और था ना लास्ट में, μ0 × ε0। अब एक तरीका ये है कि आपको μ0 की डायमेंशन पता हो, वो पता नहीं होती है, निकाल लो, फिर निकालना ही मुश्किल है बहुत आपके लिए। दूसरा ε0 की डायमेंशन पता हो, दोनों की डायमेंशन पता है तो μ0 × ε0 की डायमेंशन निकाल सकते हैं। बट ये दोनों ही कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है, इनका फार्मूला लिखना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो अगर पढ़ते हैं, जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। उसमें एक फार्मूला ये भी होता है, μ0 × ε0 = 1/c²। तुम लोग तो सारे 12th पास आउट हो ना, तो ये सब फार्मूला कभी पढ़े नहीं, कभी सुने भी नहीं है, याद नहीं आ रहे हैं। सी बोला आता है स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड चाहे जिसकी भी हो, हमारी हो, तुम्हारी हो, लाइट की हो, सबकी डायमेंशन तो सेम होती है। हो गया, आंसर निकाला अब। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ μ0 × ε0। बोलो, कैलकुलेट करो अपने मन से। वन अपॉन स्पीड, स्पीड की डायमेंशन क्या बताई थी, LT-1 स्पीड, यही था, LT-1 स्क्वायर कर दिया, क्या बन जाएगा ये L² t-2। बट ऊपर लिखना पड़ेगा ना ऐसे, तो क्या आ जाएगा बेटा, L-2 t²। दिस इज द आंसर। तो ये कुछ पॉपुलर चीज़ें हैं जिनकी डायमेंशन हमें आनी चाहिए, कभी भूल जाए तो कुछ तो याद रहे हमें, जिससे कि हम उनको कैलकुलेट कर सकें। तो ये सब क्या सीख रहे थे हम लोग, कि ये कुछ पॉपुलर क्वांटिटी, उनकी डायमेंशन क्या होती है वो याद करें। एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट में बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, उनमें जितनी भी क्वांटिटी आती हैं उनकी डायमेंशन निकालें तो 4 चीज़ें आती हैं, M, L, T और A। शुरू में 2 की पावर पॉजिटिव तो लास्ट में 2 की पावर नेगेटिव, शुरू में 2 की पावर नेगेटिव तो लास्ट में 2 की पावर पॉजिटिव। कभी ऐसा नहीं होगा चारों की पावर पॉजिटिव आ जाए, ध्यान रखना। ये कुछ और पॉपुलर चीज़ें थी, उनकी डायमेंशन ये याद करनी चाहिए हमें। इसके आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है सुने, इसका मतलब ये है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी को आपस में ऐड करें, जोड़ें या फिर माइनस करें, उन सब की डायमेंशन सेम होती है। कई क्वांटिटी को आपस में ऐड करें या माइनस करें, उन सब की डायमेंशन सेम होती है। जो रिजल्ट आता है उसकी भी डायमेंशन बराबर होगी। मतलब सबकी डायमेंशन कैसी होगी, सेम। सेम क्वांटिटी को ही तो जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, सेम क्वांटिटी को ही तो माइनस कर सकते हैं। किलोग्राम में किलोग्राम ही जोड़ सकते हैं ना। 5 किलोग्राम प्लस 10 मीटर कितना आएगा, ऐड ही नहीं कर सकते हम लोग। तो अलग अलग क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यही है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यही है
कि सेम क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, रिजल्ट भी सेम आएगा। और जब क्वांटिटी सेम तो डायमेंशन भी सेम। ठीक है, तो क्या है रूल वो लिख लो आप। इफ ए प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, प्लस हो या माइनस हो, बी प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आगे जोड़ें बराबर आ गया, सपोज ई, मतलब जोड़ने घटाने पर कुछ रिजल्ट आ गया ना। इन सबकी डायमेंशन कैसी होंगी? सेम। बोल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऐसे भी लिख दिया जाता है, इसको डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई। सबकी डायमेंशन कैसी होगी? सेम। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब कैसे इसको अप्लाई करते हैं ये समझना हमें। हमने कल भी शायद कहा था कि इसमें कोई फार्मूला नहीं है, जैसे कि सेंटीपिटल फोर्स या इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, v पूछ रहा है, फटाफट कैलकुलेट कर लिया आपने। यहाँ कोई फार्मूला नहीं, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझे आ सकते हैं, या प्रोसीजर होता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं लिखो जरा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल, the distance traveled by the particle is given by the equation लाइन चेंज कर लेना, s इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस डी अपॉन टी। देखो ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है कि आपके समझ में आ जाए। नहीं क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। यहाँ हम लोग सीखने बैठे ना, तो सीखने के लिए इस तरह के इतने बड़ी इक्वेशन दे दी आपने। वेयर एस तो डिस्टेंस हो गया और टी टाइम हो गया। Find out the dimensional formula. Find out the dimensional formula of A, B, C and D. 4 अननोन दिखाई दे रहे हैं। A अननोन है, B अननोन है, C अननोन है और D अननोन है। इनकी डायमेंशन बतानी है आपको। तो किसका यूज करेंगे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। क्यों यूज करेंगे भाई? ऐसा क्यों दिमाग में आया कि हमें यही वाला रूल अप्लाई करना है? क्यों? क्योंकि कई क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही हैं। तो जब भी अगर कई क्वांटिटी आपस में जुड़ती दिखें या घटती दिखें तो समझ लेना कि यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पहले तो ये इक्वेशन उतारेंगे आप। सोल्यूशन कैसे करोगे? एस इक्वल टू लिखोगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस डी अपॉन टी। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं ना। इधर देखो बेटा, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो दोनों की डायमेंशन बराबर होगी कि नहीं? इसकी भी डायमेंशन बराबर होगी, इसकी भी डायमेंशन बराबर होगी, और बराबर किसके होगी? एस की डायमेंशन के बराबर। मतलब इन सबकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अब आप सोल्यूशन कैसे करेंगे? इन दोनों की डायमेंशन बराबर होगी, तो इन दोनों की डायमेंशन बराबर करें। लिखना नहीं, बी टी की डायमेंशन इज इक्वल टू सी की डायमेंशन। कुछ आया क्या? बी की डायमेंशन या सी की डायमेंशन कोई आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन लगाई तुमने और 2 अननोन है। तो एक कंडीशन से 2 अननोन तो नहीं निकाल सकते हो ना। तो ऐसे 2 को इक्वल करो जिसमें केवल एक अननोन हो। चारों को इक्वल कर सकते हैं, बट तुम्हें क्या करना है? ऐसे 2 को इक्वल करो जिसमें केवल एक अननोन हो। इन दोनों को इक्वल करने से कोई फायदा हुआ? नहीं। इन दोनों को इक्वल करने से कोई फायदा होगा? बोलो भाई।
इन दोनों को इक्वल करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट इन दोनों को अगर इक्वल कर दें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि एस तो डिस्टेंस है पता है, टी टाइम है पता है, ए अननोन है निकल आएगा। इन दोनों को इक्वल कर दें बेनिफिट मिलेगा हमें, एस पता है, टी पता है, बी निकल आएगा। इन दोनों को इक्वल करें आ जाएगा रिजल्ट, इन दोनों को इक्वल करें आ जाएगा रिजल्ट। तो ऐसे दो को इक्वल करो जिसमें केवल एक अननोन रह जाए, बाकी सारी चीज़ें हमें पता हों। आ गया समझ में? सोल्यूशन कर लो फटाफट स्पीड से। करेक्ट, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट। ए टी स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल टू एस की डायमेंशन, तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा? एस अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन। जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ मैं, तो डायमेंशन क्या हो गई? ये एल हो गया और ये टी माइनस टू। एक आंसर आ गया सबका फटाफट। डी टी की डायमेंशन, ये डायमेंशन इक्वेशन बोल देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। हिंदी में लिखोगे ना या इंग्लिश में लिखोगे डायमेंशनल फार्मूला तो टाइम खराब करेगा, मत लिखना। बी टी की डायमेंशन बराबर एस की डायमेंशन, तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एस अपॉन टी। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा वो कॉपी कर सकते हैं, एल टी माइनस वन। बाकी कर लोगे कि नहीं? सी की डायमेंशन एल हो गई और डी अपॉन टी की डायमेंशन आ जाएगी एल टी। बस आप केवल मल्टीप्लाई डिवाइड करना जानते हो ना, हम सब सिखा देंगे आपको, बस सीखने की कोशिश करोगे तो। नहीं तो इसके पहले भी पढ़ ही रहोगे कहीं ना कहीं। आगे सबको एक एग्जाम्पल और करते हैं, साफ कर दो ना। वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। 1 मोल गैस के लिए पढ़ते हैं ऐसा। इसमें P क्या चीज़ है? व्हाट इज P? प्रेशर। व्हाट इज V? वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या होता है? टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट A और B के बारे में नहीं मालूम है। फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। इसमें कौन सा रूल लगाना चाहिए? नोट कर लो पहले क्वेश्चन। P प्रेशर है, मालूम है सबको। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। A और B की डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पर भी देखो, जब भी अगर तुम्हें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड होती हुई या फिर माइनस होती हुई दिखाई दें, तुरंत आप अप्लाई करोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इन दोनों को ध्यान से देखो बेटा। P और A अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं ना, इधर देख लो जरा। P और A अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो इनकी डायमेंशन कैसी होंगी? सेम, इक्वल कर लो। P की डायमेंशन पता है, वॉल्यूम की पता है, A की निकल आएगी। बिकॉज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर। क्या आ जाएगा प्रेशर की डायमेंशन? याद है? अरे याद है, F अपॉन A। हमने कहा था ना जो लिखा है 10-15 उनको तो याद कर लो आप। ml माइनस 1 T माइनस 2, यही था ना। वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब, स्क्वायर है तो क्या हो गया?
6। मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम क्वांटिटी है तो पावर ऐड हो जाती हैं। m तो एक ही बार है, l की पावर -1, l की पावर 6, क्या आ गया l की पावर 5, 6 - 1, आ गया समझ में कि नहीं? अगर कैलकुलेशन में नहीं समझ में आता ना कि ये पावर कैसे 5 आ गए तो भी पूछ सकते हो, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा है तो आगे तो फिर हमें बहुत कुछ नहीं आएगा। इन दोनों की डायमेंशन इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। व्हाट इज आंसर? L3। ब्रैकेट बनाओ ना बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कौन सा करके हमें दिखाना है, हमें तो आंसर लाना है। इसलिए जब सीख लें हम लोग तो कोशिश करो कि कम से कम लिखें, लेकिन इतना भी कम ना लिखें कि प्रॉब्लम ही गलत हो जाए। सबने कर लिया होगा ना ये? दोबारा यही इक्वेशन, एक एग्जाम्पल और करेंगे लास्ट। दोबारा यही वाली इक्वेशन नोट करो और देखते हैं कितना सीखा आपने। यही वाली दोबारा लिखो एग्जाम्पल लिख के, वैन डर वाल गैस इक्वेशन P + A/v²। एक बार फिर लिखा यही क्वेश्चन। P + A/v² into v - b equal to RT। Find out dimensional formula of AB/v PB/A RT/PB RT/B। बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसको कैसे कर रहे हो, पहले अप्रोच बताना, कैसे कर रहे हो? ए और बी की डायमेंशन निकालें पहले। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ऐसे किया कि ए और बी की डायमेंशन, पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुम पहले क्या करोगे, ए और बी की डायमेंशन याद होगी क्या तुम्हें? नहीं याद होगी, तो पहले ए और बी की डायमेंशन निकालोगे। सुनो हमारी बात, पहले क्या करेंगे, ए और बी की डायमेंशन निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करके आंसर बताएंगे ना। मोर कैलकुलेशन मोर मिस्टेक। जितना ज़्यादा आपने मल्टीप्लाई डिवाइड और बड़ा करने की कोशिश की उतने ज़्यादा गलत होने के चांस। उस तरह से नहीं करना है, वो तो हमें भी समझ में आ रहा है। जब वही करना होता तो ये क्वेश्चन देने का मतलब ही नहीं था कोई। तो कुछ नया सीखना है ना हमें। अब इनकी डायमेंशन वैसे तो निकाल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा दिमाग लगाओ कि उसके बिना हम कैसे निकाल सकते हैं। इन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लें, अब ऐसे तो ये बहुत टफ हो जाता, फिर तो आर की डायमेंशन आपको निकालनी पड़ जाती है और बी की भी डायमेंशन निकालनी पड़ती। तो क्या करें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। करो बैठ के मल्टीप्लाई, बिल्कुल इजी वे में आता है ना मल्टीप्लाई करना। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, आ गया PV, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें P × B, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें A/v² इंटू v से एक v कैंसिल, A/v, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, आ गया AB/v² और ये आ गया RT। अब इसमें कई क्वांटिटी आपस में, सुनो बेटा इधर यहाँ से पहले, उसके बाद आप अपने मन से लगाओगे। कई क्वांटिटी इसमें देख रहे हो ऐड हो रही हैं और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है और सब्ट्रैक्ट हो रही है, सबकी डायमेंशन कैसी होगी? सेम। तब आपको क्या करना है, आपको किन दो क्वांटिटी की डायमेंशन इक्वल करनी है? उन दो क्वांटिटी की डायमेंशन इक्वल करनी है जिससे कि इसका रिजल्ट आ जाए, ये चीज़ आ जाए, AB आ जाए। कहीं दिखाई दे रहा है AB? दिख रहा है कहीं? दिख रहा, अच्छा ये AB है। अब इसको हम किसके इक्वल करें? इसके इक्वल करने से कोई फ़ायदा होगा? नहीं, क्योंकि ये फिर से अननोन है। इसके इक्वल करने से कोई फ़ायदा होगा? नहीं।
क्योंकि नहीं पता है b की डायमेंशन। इसके इक्वल करने फ़ायदा होगा, p और v तो याद होता है। अब ये मत कहना कि नहीं हमें तो वो भी नहीं मालूम है, p और v की डायमेंशन भी नहीं याद है। तो जब कुछ नहीं याद है तो फिर तो प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है हमें। चलो करो फटाफट, किसको बराबर करें? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी वी। आ रहा समझ में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो एक v से। हमें क्या चाहिए? ए बी अपॉन वी। हमें क्या चाहिए? ए बी अपॉन वी है क्या ये? स्क्वायर, एक हटाना पड़ेगा, फिर एक मल्टीप्लाई कर दो वैसे। ए बी अपॉन वी की डायमेंशन क्या आ गई? पी वी स्क्वायर की डायमेंशन। नोट कर लो फटाफट भाई। प्रेशर की डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 2। वॉल्यूम की डायमेंशन L की पावर क्या आ गया? 6। वॉल्यूम L क्यूब होता है, स्क्वायर है तो क्या बन गया? बोला करो भाई, बोलते नहीं हो ना तुम लोग। क्या आ जाएगा? ml 5 t माइनस 2। देखो मेरा कहीं गलत तो नहीं है? हमें चाहिए ए बी अपॉन वी की डायमेंशन। आ क्या रहा था? ए बी अपॉन वी स्क्वायर। एक और कर लो बस, उसके बाद बाकी आप करना, समझा दे रहे। ये वाला करके बताओ कितना आएगा रिजल्ट। पी बी अपॉन ए की डायमेंशन किन दो को इक्वल करूं? ये पी बी है और ये ए वाला है, इनको बराबर कर लो, आ जाएगा तुरंत। कितना? L माइनस 3। वेरी गुड। तुम लोग को आता सब समझ सकते हो, बस केवल पढ़ाई करो, सब कुछ आ जाएगा। कितने लोग का आंसर आ गया? नहीं कर पा रहे हो क्या? पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए, इसकी डायमेंशन बराबर किसके की आपने? नहीं, पी बी अपॉन ए की डायमेंशन तो निकालनी थी हमें। किसके किसकी बराबर की हम लोगों ने? पी बी और ए अपॉन वी। पी बी की डायमेंशन इक्वल टू ए अपॉन बी की डायमेंशन। तो पी बी अपॉन ए इक्वल टू आ गया 1 अपॉन वी। बोलो जरा अब क्या हो गया भाई? ये L की पावर माइनस 3। आंसर समझ में आया? तो इस तरह से लॉजिक लगा के आप बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे कर सकते हो। बाकी ये दो कर सकते हो ना अपने मन से। आर टी अपॉन पी वी डायमेंशनलेस। वेरी गुड। आर टी अपॉन पी वी कितने लोगों ने कैलकुलेट किया था? ये किया था? आ गया था? कोई डायमेंशन नहीं आएगी। आर टी अपॉन पी वी M0 L0 T0 आएगा। कर लेना ईमानदारी से फिर। पीछे समझ में आ रहा तुम्हें बेटा? हाँ, एंगल की डायमेंशन क्या होती है? एंगल प्लेन एंगल कल पढ़ाया गया था। एंगल की डायमेंशन नहीं होती ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती, ध्यान रखना। जब एंगल की डायमेंशन नहीं होती तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये एक्चुअल में क्या है? रेशियो है। तो रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कहीं है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है? कहीं भी अगर कोई क्वांटिटी पावर में लिखी हो, जैसे एक्स टू द पावर लिखा हो कुछ के, इधर देखो ध्यान से बेटा, एक्स टू द पावर के लिखा है, या कभी ऐसे लिखा हो
स्पीड या फिर v पावर k। तो किसी भी फिजिक्स में ऐसा होता है कि किसी भी क्वांटिटी की अगर पावर आप लगा रहे हो तो वो पावर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वो पावर क्या होगी? हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? नहीं होती है। फिजिक्स में कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता है जिसमें ऐसा कुछ बन जाए स्पीड टू द पावर फोर्स, ऐसा कभी नहीं। तो जब भी अगर किसी क्वांटिटी की पावर दिखाई दे तो उसकी डायमेंशन नहीं होती है। दो बातें और मन में याद करोगे क्या? एंगल की डायमेंशन तो नहीं होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी भी डायमेंशन नहीं होती है। कोई क्वांटिटी पावर के फॉर्म में है तो उसकी भी डायमेंशन नहीं होती है। लिखो एक दो एग्जांपल और करना है इस बेस पर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, the displacement of a particle after t second, after t second is given by the equation, the displacement of a particle after t second is given by the equation x is equal to a sin kt. What is x? This is the displacement. a के बारे में नहीं पता है, k के बारे में नहीं पता है, t तो टाइम है यहाँ पर। What is t? टाइम। करना क्या है? फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड के। ए की डायमेंशन बतानी और के की डायमेंशन बतानी है। अब सुनो जरा, जो हमने बोला उसका यूज कैसे करेंगे। पहले तो इक्वेशन नोट कर लो आप। क्या इक्वेशन है? x इज इक्वल टू ए साइन के टी। ये क्या होगा? ये साइन, साइन लिखा है ना, इधर देखो बेटा, पहले समझ लो, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन मिले तो कर सकते हो। साइन के टी, साइन के साथ एंगल ही लिखा जाता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ऐसा थोड़ी कोई फार्मूला बनता है। साइन ऑफ स्पीड, साइन ऑफ पावर, साइन ऑफ फोर्स। तो साइन के साथ जो भी लिखा होगा वो एक्चुअल में क्या होगा? एंगल होगा। क्या होगा? ये एंगल। बस इसी है। जहाँ हम लोग बोलते हैं ना कि एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, तो ये वहीं तक नहीं है। इसका यूज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो आप। उसी यूज को लेकर प्रॉब्लम बना दी जाती है। बट हम लोगों ने तो याद किया कि एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, अब उसको अप्लाई किया नहीं कहीं, तो वही प्रॉब्लम टफ हो जाती है हमारे लिए। बोलते हैं बहुत टफ पेपर आ गया था। ये एंगल है, तो ये एंगल क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा ना। और जो डायमेंशन लेस होता है उसकी जगह 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो के टी इज एंगल। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के टी विल बी 1। किसकी डायमेंशन निकालनी थी तुम्हें? किसकी डायमेंशन निकालनी थी? के की। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? बोलो भाई, 1/t। डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? t की पावर -1। नहीं समझ में आया? 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। किस बात का यूज किया हम लोगों ने? एंगल की डायमेंशन नहीं होती है। आ गया सबके समझ में? चलो भाई, ए की डायमेंशन निकालें जरा। जब ए की डायमेंशन निकालोगे तो फिर से फॉर्मूला क्या लिखोगे? x इक्वल टू ए साइन के टी।
जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसी का फॉर्मूला लिखा जाता है। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन साइन के टी। अब साइन लिखा हो, टेन लिखा हो, कॉस लिखा हो, उसकी डायमेंशन तो नहीं होती है। तो A की डायमेंशन क्या हो गई, ये x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है साइन, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसकी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट L, डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशन क्या हो गई L। हर एक कॉन्सेप्ट का यूज हम करा रहे हैं आपको, इसलिए कि ताकि डायमेंशन की कोई प्रॉब्लम आए तो वो गलत ना आए। और एक प्रॉब्लम तो आनी है, एक प्रॉब्लम तो आती है। एक एग्जांपल करके दिखाइए। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू a साइन बी टी प्लस c cos डी एक्स। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल x इज इक्वल टू a साइन बी टी प्लस c इंटू कॉस डी एक्स, वेयर t द टाइम और x डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, डिस्टेंस। बाकी ए बी सी डी के बारे में कुछ नहीं पता है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b अपॉन d, पहला ऑप्शन दिया हुआ है LT, LT माइनस वन, L माइनस वन T, L माइनस वन T माइनस वन। दूसरा क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अपॉन C, पहला ऑप्शन है LT, दूसरा ऑप्शन है LT माइनस वन, तीसरा ऑप्शन है L माइनस वन इंटू टी, एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो फटाफट दो क्वेश्चन है करके दिखाइए। कौन हो गया, अरे वाह। पहले वाले का LT माइनस वन करेक्ट। दूसरे वाले का सही आंसर क्या होगा, सही डायमेंशनलेस। क्या कॉन्सेप्ट लगाया प्रिंस, एंगल की बात की हम लोगों ने। ये साइन के साथ एंगल है, ये कॉस के साथ एंगल है, दोनों एंगल है, दोनों की डायमेंशन नहीं होगी मतलब बराबर होगी। तो क्या यूज कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डी टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डी एक्स। क्या निकालना था, b अपॉन डी, तो b अपॉन डी कितना आ जाएगा बेटा, x अपॉन टी, सही है। x क्या था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डायमेंशन क्या होगी l, और ये t, क्या आंसर आ गया LT माइनस वन। सबके समझ में आया कि नहीं। आप ये सीखो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये सीखो कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पर मिस्टेक की हम लोगों ने। बस जहाँ आपने ये सोचना शुरू किया वहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका आंसर कौन सा हो गया, बी, सेकेंड ऑप्शन। और इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी। तो सही आंसर भी लिखना, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दी टिक करके वो आगे बढ़ गए। सही आंसर क्या होगा, M0 L0 T0, ये करेक्ट आंसर हुआ। करूँ या कर लोगे, लगा लोगे नहीं ये वाला।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा लो ना, इन दोनों की डायमेंशन बराबर कर लेना, ये तो डायमेंशन होगी नहीं, इसकी होगी नहीं। अच्छा ये वाला आया कि नहीं समझ में सबके? हाँ नहीं आ रहा है? इतने बुझे मन से क्यों बोल रही हो फिर? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि जो यहाँ कराया जाए वो आपको आना चाहिए ज़रूर। जिसको वो नहीं आ रहा देख लो जरा, क्या लिख सकते हैं? साइन बी टी ना लिखो ना, उसकी डायमेंशन होती नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ ए लिख दें डायरेक्ट बराबर डायमेंशन ऑफ सी, क्योंकि कॉस डी इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं, कॉस साइन टेन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती ना, तो किसकी डायमेंशन लिख दूँ? सी की। अब किसकी बात कर रहा था वो? ए अपॉन सी। ए अपॉन सी तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो 1, 1 का मतलब हो गया m0 l0 t0। आगे समझ में? एक पावर वाला क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो, नोट कर लो, लगा लेना घर पे, एक एग्जाम्पल और कर लो, क्योंकि और कुछ थोड़ी है इसमें, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे अलग अलग टाइप के तो भी समझ में आएगा। देखो बोल रहा हूँ क्वेश्चन, द करंट इन ए सर्किट, द करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय, द करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन के। ये ई जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वेयर आई नॉट मैक्सिमम करंट, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, टी टाइम, फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। चलो करके बताओ जरा 1 सेकेंड में। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, टी आ जाएगा आंसर। वेरी गुड। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? पावर नो डायमेंशन, पावर नो डायमेंशन, तो टी अपॉन के डायमेंशनलेस, देयरफॉर के इक्वल टू टी, आंसर हो गया। अब ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता ना तो यही क्वेश्चन देखते हैं, अरे बाप रे पावर लिखी है ये कैसे करेंगे, ये तो ऊपर है, हम लोगों ने तो सीधा सीधा वाला पढ़ा है। सबका आ गया कि नहीं? यूजेज ऑफ डायमेंशन हेडिंग डाल लो अब। यूजेज ऑफ डायमेंशन, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे ही सिंपल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं दे दिए आते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऊपर लिखा होता है इनमें से कौन सा यूज किया जा सकता है डायमेंशन के लिए। यूजेज ऑफ डायमेंशन, नंबर 1, to check the correctness of given formula। कोई रिलेशन गिवन है, कोई रिलेशन गिवन है, कोई फार्मूला गिवन है, और ये चेक करना है कि ये फार्मूला सही है या गलत है। तो कैसे चेक करते हैं कोई फार्मूला सही या गलत है? कोई फार्मूला लिखा होगा तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, LHS होगा, RHS होगा, तो आपको क्या करना है? LHS की डायमेंशन निकालनी है, RHS की डायमेंशन निकालनी है। दोनों की डायमेंशन अगर बराबर है तो फार्मूला सही है, अदरवाइज गलत है। क्या समझे? LHS की डायमेंशन निकालो, RHS की डायमेंशन निकालो, दोनों साइड की अगर डायमेंशन बराबर है तो फार्मूला सही है। कभी कभी इसका यूज करते हैं बड़े बड़े सवालों में, जैसे मान लो SHM में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है
कि बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं और बोलता है टाइम पीरियड निकालो, तो हम लोग सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगा के टाइम पीरियड निकालना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा सा ऑप्शन में दिया रहता है, तो वो तरीका सही है, गलत नहीं है वो, बट हमें तो जल्दी से प्रॉब्लम करनी है ना। तो हम पहले चारों ऑप्शन में ये चेक कर लेते हैं कि LHS और RHS की डायमेंशन किस में बराबर है। अगर 3 में बराबर नहीं आ रही और 1 में बराबर आ रही है तो जल्दी का काम हो जाता है। वो 3 में बराबर नहीं आई और 1 में बराबर आई तो तुरंत आंसर हो गया। आपको जो प्रोसीजर कर रहे थे वो करने से बच गए हम लोग। ये सब सीखोगे जब जैसे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये ऐसे क्वेश्चन किया आ सकता है और ये ऐसे जल्दी से किया आ सकता है। इसलिए ये भी आना चाहिए हमें कि कैसे चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल करना बस। लिखो द वेलोसिटी द स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, द स्पीड ऑफ वेव WAVE तरंग, द स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग डोरी इज गिवन बाय V is equal to under root mg upon pi r into rho. अंडर रूट mg अपॉन पाई इंटू r इंटू रो। m क्या हो गया? मास, किसी का भी मास हो उससे कोई मतलब नहीं। g समझते हो ना सब लोग? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन वही होती है जो एक्सीलरेशन की होती है। r रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, और रो जो है वो डेंसिटी है। चेक करना है कि फॉर्मूला सही है गलत है। चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फार्मूला। क्या करना बताया हमने? LHS की डायमेंशन लिखो अलग से, RHS की डायमेंशन लिखो, तो चेक करो दोनों की डायमेंशन इक्वल आती है कि नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन सोल्यूशन करता है। बहुत इजी वे में करना, क्योंकि जरा सा अगर गलत हुआ, कहीं मिस्टेक हुई तो तुरंत आना कुछ और चाहिए, आप कुछ और रिजल्ट जाएगा। रॉन्ग है। R तो लेंथ होता है ना, LT -2 एक्सीलरेशन वही वाला, M मास, पाई की कोई डायमेंशन नहीं, डेंसिटी की डायमेंशन लिखी होगी देख के लिख लेना, ml -3। दोनों को देखो चेक करो इक्वल है कि नहीं। वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? LT -1। क्या हुआ? दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, गलत है फार्मूला। दोबारा चेक करो जरा, यहाँ R² लिख दिया, अब चेक करो दोबारा, चेंज कर दिया फार्मूला, क्या हो गया? पाई R²। दोबारा फिर चेक करो जरा फटाफट। अब सही हो गया। किसका? इसका पहले वाला रॉन्ग आ गया था, आ नहीं पा रहा क्या? आ गया था ना? दोबारा भी चेक कर लेना पाई R² लिखकर। जब पाई R² लिखोगे ना तो करेक्ट आ जाएगा, R² लिखने पे सही आ जाएगा।
सही है ना। अब मालूम है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ऑप्शन दे दिया आता है और पूछ दिया जाता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट फार्मूला शो कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, या तो फार्मूला रटा हो तुम्हें और नहीं याद होगा फार्मूला तो भाई इसकी हेल्प लो, LHS की डायमेंशन निकालें, RHS की डायमेंशन निकालें, चेक करें इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आता है तो फिर करेक्ट होगा फार्मूला, अदरवाइज रॉन्ग होगा। दोनों फार्मूले चेक कर लेना, एक तो R लिखकर और दूसरा R² लिखकर। जब R लिखोगे तो गलत आएगा, R² लिखेंगे सही हो जाएगा फार्मूला। सेकंड यूज, to find the relation among different physical quantities, to find the relation among different physical quantities, according to given condition, according to given condition। कोई कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कई क्वांटिटी में हमें रिलेशन निकालनी हो। जैसे फार्मूला निकालना हो, हालांकि फार्मूला निकालना ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिल जाता है। जैसे यही वाली बात कहते हैं हम लोग, R लिखा था तो फार्मूला गलत होता ना, R² लिख दिया तो क्या था, सही हो गया था। अब आपसे पूछता कि ये फार्मूला जो R लिखा ये गलत है, ठीक है, अब कह रहा सही फार्मूला तुम बताओ। अब सही फार्मूला आप कैसे बताते हैं, या तो आपको याद हो या तो होगा नहीं। तो सही फार्मूला हम निकाल सकते थे इस सेकंड यूज की हेल्प से, जो सेकंड यूज पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेल्प से सही फार्मूला निकाल सकते थे हम लोग। आ रही बात समझ में। तो सेकंड यूज का एग्जांपल देख लो, एक लिख लीजिए एग्जांपल। हमने बताया था कोई बहुत सारे प्रोसीजर हैं, कोई फार्मूला तो है नहीं इस टॉपिक में। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, the time period of a simple pendulum, कैपिटल T लिखना, the time period of a simple pendulum ब्रैकेट में कैपिटल T depends on length of pendulum L, length of pendulum L and acceleration due to gravity G, and acceleration due to gravity G। Find out the formula for time period, find out the formula for time period with the help of dimension, with the help of dimension। अब देखना बेटा, सीखने की कोशिश करना कि कैसे किया था और इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो ध्यान से ज़रा, टाइम पीरियड किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, L पर और G पर। तो जो क्वांटिटी जिन जिन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो, जो क्वांटिटी जिन जिन दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो, उस क्वांटिटी के उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज्यूम कर लेते हैं। कैसे, पहले एक लाइन लिखेंगे, बिकॉज T depends on length of pendulum L and acceleration due to gravity G। सुनो बेटा इधर ध्यान से, T किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, L पर और G पर। अब यहीं पर ये एज्यूम कर लोगे, सपोज कर लिया T, ये क्वांटिटी डिपेंड कर रही है ना, किस पे डिपेंड कर रही है, L और G पर, बट कैसे डिपेंड कर रही है ये नहीं पता है। L पर डिपेंड कर रही है तो L के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके बारे में तो नहीं मालूम है। बस ये पता है कि L पर डिपेंड कर रही है। ये तो नहीं पता ना कि L बढ़ाने पर T बढ़ेगा कि घटेगा, ये तो नहीं पता है कि L घटाने पर T बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसा तो कुछ पता नहीं है।
बस ये पता है कि L पर डिपेंड कर रही है। तो कैसे डिपेंड कर रही है वो एज्यूम कर लेते हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A। सपोज कर लिए पावर A पर डिपेंड कर रही है, और किस पर डिपेंड कर रही थी? G पर, G की पावर B। मतलब क्या हो गया कि जो क्वांटिटी जिन जिन दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उनकी पावर लगाओ और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज्यूम कर लो। अब ये पावर जो लगाई थी ये हमारे लिए अननोन है। अब हमारा काम यही है कि A और B की वैल्यू निकालें, फार्मूला निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कभी कहा जाए कि जो फोर्स है वो M पर डिपेंड कर रहा है, V पर डिपेंड कर रहा है और R पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या एज्यूम्शन होगा तुम्हारा? क्या एज्यूम करोगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M टू द पावर A, V टू द पावर B, R टू द पावर C, कुछ भी पावर एज्यूम करोगे। और सारी मेहनत है इन पावर को कैलकुलेट करने में, A, B और C निकालने में। तो यहाँ पर तो ज़्यादा मुसीबत नहीं है, केवल दो ही अननोन है। ये बात समझ में आ रही? क्या करना है कि जो क्वांटिटी जिन जिन दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उन क्वांटिटीज की पावर एज्यूम करो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सपोज कर लो। ठीक है, प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हो ना, ये तो मालूम होगा सबको कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, लगा लिया कि बाकी L टू द पावर A, G टू द पावर B, इसी को इक्वेशन 1 कह लिया। ये केवल हम लोग कर रहे हैं कि कुछ सीखने को मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद दोनों साइड की डायमेंशन लिखते हैं। इतना करने के बाद दोनों साइड की डायमेंशन, इधर बताओ जरा डायमेंशन टाइम पीरियड की क्या होगी? T। M और L भी लिखा जाता है ना, तो M0 L0 लिखेंगे फिर। तो पूरी पूरी डायमेंशन लिखना है MLT के फॉर्म में। तो M0 L0 T। K क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? बोलो जल्दी। नहीं होती है, कांस्टेंट डायमेंशन नहीं होती है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं। ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L पावर A। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस 2 पावर B। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो आप। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि MLT के फॉर्म में ये लिखा है, MLT के फॉर्म में ये भी लिख दो। जैसे 2 बार L दिखाई दे रहा है, नहीं होना चाहिए, 1 बार L होना चाहिए। तो कोई अगर क्वांटिटी, कोई डायमेंशन अगर 2 बार है तो उसको 1 बार लिखो, M0 L0 T। इधर क्या आ जाएगा बेटा? L टू द पावर A। ये समझ में आता है? पावर 1 है, पावर के ऊपर पावर लगाई है, पावर का मल्टीप्लिकेशन। इधर क्या आ जाएगा? बोला करो, L टू द पावर B। इधर T टू द पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू B, -2B। सही है? L 2 बार दिखाई दे रहा है। सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो, पावर ऐड हो जाती है। M नहीं है ना इधर, M की पावर 0 लिख दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो L टू द पावर A प्लस B, T टू द पावर -2B। अब बताओ दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं? LHS में देखो MLT दिखाई दे रहा है, LHS में MLT दिखाई दे रहा है, RHS में भी MLT दिखाई दे रहा है। L 2 बार तो नहीं है, M 2 बार है क्या? T 2 बार है। तो जो फॉर्म LHS का है वही फॉर्म क्या है? RHS का है। तो दोनों एक ही चीज़ तो हैं। जब दोनों एक ही चीज़ हैं तो दोनों की पावर आप कंपेयर कर सकते हो। क्या करें? दोनों की पावर कंपेयर करें। इधर M की पावर 0, इधर भी है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर L की पावर 0, इधर L की पावर A प्लस B। क्या लिख सकते हैं? A प्लस B इक्वल टू 0। इधर T की पावर -2B, इधर T की पावर बोलो 1, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/2। किसी को प्रॉब्लम कोई? यही B की वैल्यू यहाँ लिख दो, A -1/2 इज इक्वल टू 0।
ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। पावर अननोन थी ना हमारे लिए, पावर आ गई। अब जैसे ही पावर आ गई ए और बी की वैल्यू यहाँ रखें, फार्मूला आ जाएगा। नोट करो पहले इतना। इसमें वैल्यू रख के फार्मूला निकाल लेना, ठीक है, दैट्स ऑल।